ओके, टू डायमेंशनल मोशन। तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। देखो, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है ये हमने पढ़ा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो हम बोलते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है या फिर वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर किसी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, कर्व्ड पाथ पे, तो हम बोलते हैं कि वो टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर हमने वन डायमेंशनल मोशन ठीक से पढ़ा है तो टू डायमेंशनल मोशन बहुत ही आसान होता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, वन डायमेंशनल मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट की तरफ है। और अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। टू डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बताते हैं? देखें, ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा होता है, तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट होगा और इधर की तरफ चल रहा होगा, इधर की तरफ चल रहा होगा, तो हम यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, टैंजेंट, और हम बोलेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इस टैंजेंट के लॉन्ग। जैसे ऑब्जेक्ट जब यहां पे होगा, मान लीजिए यहां पे होगा, तो हम यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, हम बोलेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस टैंजेंट के लॉन्ग। वैसे ऑब्जेक्ट जब यहां पे होगा तो हम यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन टैंजेंट के लॉन्ग। जैसे यहां पे होगा तो हम यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, हम बोलेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन टैंजेंट के लॉन्ग। समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट अगर कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टैंजेंशियल होती है। सो ऑन अ कर्व्ड पाथ, on a curved path, velocity is tangential to the surface. On a curved path, velocity is tangential to the surface. अब आप सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है इस येलो लाइन पे, सही बात है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है कि इस ऑब्जेक्ट के सामने एक ग्रीन रंग का पर्दा लगा हुआ है, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट जो येलो लाइन पे मूव कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक सोर्स है लाइट का और यहां पे भी एक सोर्स है लाइट का। अब देखो यहां पे क्या होगा, सपोज करो किसी टाइम ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जो लाइट सोर्स है उससे जो लाइट आएगी वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज वाई एक्सिस पे यहां पे बनाएगी, ठीक है। ये इमेज हमें दिखाई दे रही होगी, इस इमेज की लोकेशन को मैं ए वाई बोल रहा हूं। वैसे इस लाइट सोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां पे हमें दिखाई देगी, इसको मैं ए एक्स बोल रहा हूं, सही बात है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे लेकिन उसकी इन दोनों इमेजेस को तो देख पाएंगे। तो क्या इन दोनों इमेजेस को देख के हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? बिल्कुल, इन दोनों इमेजेस को देख के हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पे है। इनफैक्ट इस ऑब्जेक्ट का हम पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, सही है। अब देखो कुछ देर बाद सपोज ये ऑब्जेक्ट चलते 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 इस बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, अभी भी ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस लाइट सोर्स के कारण इसकी इमेज यहां पे दिखाई देगी हमें बी वाई पे, और इस लाइट सोर्स के कारण इसकी इमेज हमें नीचे दिखाई देगी एक्स एक्सिस पे, बी एक्स पे, ठीक है। फिर से ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी इस इमेज और इस इमेज को देख के हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहां, सही है ना बात। सो यहां पे पॉइंट ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और हमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो एक्स एक्सिस की इस एक्स एक्सिस पे इसकी इमेज भी मूव कर रही होगी। कैसे मूव कर रही होगी? वन डायमेंशन मोशन कर रही होगी, वन डायमेंशन मोशन। सोच के देखो, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व लाइन पे मूव कर रहा होगा तो उसकी इमेज एक्स एक्सिस पे वन डायमेंशन मोशन कर रही होगी, वन डायमेंशन मोशन एक्स एक्सिस पे। वैसे ही इस एक्सिस पे भी इमेज बन रही है इस लाइट सोर्स के कारण। तो जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो वाई एक्सिस पे उसकी इमेज जो है वो भी वन डायमेंशनल मोशन कर रही होगी। तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे जो वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है और वाई एक्सिस पे जो वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सही है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहां पे जो टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है इसको दो पार्ट में डिवाइड करके सोचा जा सकता है। वन डायमेंशनल मोशन along x axis plus one dimensional motion along y axis। बात को समझा? जब ये ऑब्जेक्ट इस कर्व लाइन पे मूव कर रहा है तो x एक्सिस पे जो इमेज है वो वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, y एक्सिस पे जो इमेज है वो भी वन डायमेंशनल मोशन कर रही है। अगर इन दोनों वन डायमेंशनल मोशन को हम अलग अलग एनालाइज कर लें, अलग अलग एनालाइज कर लें और फिर कंबाइन कर दें तो हमें टू डायमेंशनल मोशन की इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, सही। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें टू डायमेंशनल मोशन एनालाइज करना है तो बेसिकली हमें दो वन डायमेंशनल मोशन को एनालाइज करना है। तो अगर हम वन डायमेंशनल मोशन समझ चुके हैं तो अब टू डायमेंशनल मोशन को समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो यही फिलॉसफी को लेके हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। क्या फिलॉसफी को लेके? कि टू डायमेंशनल मोशन को एनालाइज करना है। कोई बॉडी टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो ऐसा सोच सकते हैं कि उसकी एक इमेज एक्स एक्सिस के लॉन्ग वन डायमेंशनल मोशन कर रही है और एक इमेज वाई एक्सिस के लॉन्ग वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, और फिर इन दोनों मोशन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमें टू डायमेंशनल मोशन मिल जाता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल देखें, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई, आप देखें एक्सीलरेशन दिया हुआ है,
पोजीशन वेक्टर बताना है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो क्या करेंगे हम, तो यहां पे हम जैसे कि मैंने आपको बताया x एक्सिस के लॉन्ग अलग सोचेंगे और y एक्सिस के लॉन्ग अलग सोचेंगे। देखो ये जो क्वांटिटी है वो x एक्सिस से रिलेटेड है और ये जो क्वांटिटीज हैं ये y एक्सिस से रिलेटेड। तो हम x एक्सिस के बारे में अलग सोच रहे हैं, तो x एक्सिस के बारे में हम सोचेंगे तो x एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस 2 और एक्सेलरेशन x एक्सिस के लॉन्ग कितना है 1, ठीक है। और अगर हम y एक्सिस के लॉन्ग सोचेंगे तो y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दैट इज 3 और एक्सेलरेशन कितना है -2। तो हम ऐसा सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, उसका डेटा ये, और ऑब्जेक्ट की इमेज y एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रही है, उसका डेटा ये, ठीक। अब जैसे हमें पोजीशन निकालना है t इक्वल टू 2 सेकंड, तो आप क्या करो, आप ये पता करो कि x एक्सिस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे, x एक्सिस के लॉन्ग, और y एक्सिस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट की इमेज कहां है, x एक्सिस के लॉन्ग इमेज कहां है और y एक्सिस के लॉन्ग कहां है। ये दोनों अगर हमें पता चल जाए तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल जाएगी। आप देखो अगर मान लो ये x एक्सिस पे उसकी इमेज यहां पता चल गई और y एक्सिस पे यहां, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं होगा, ठीक। ये हमारा लोकेशन हो जाएगा ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये निकालेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, सही है, और इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। सब देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कैसे निकालेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वही वन डायमेंशनल मोशन में जैसे फॉर्मूला यूज करते थे वैसे। तो u हो जाएगा 2 tv2 प्लस हाफ 1 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 2 दैट इज 6 मीटर, ये आ गया 6 मीटर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कैसे आएगा, उसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो u जो है दैट इज 3 t इज 2 a is -2 t square that is 2 square, ठीक है 6 -4 this is 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस आ गया 2 मीटर, मतलब दिस इज 2 मीटर, सही। इसका मतलब लोकेशन मिल गई हमें ऑब्जेक्ट की। इसका पोजीशन वेक्टर में हम लिख सकते हैं 6 i कैप प्लस 2 j कैप, ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा आंसर है। आप समझ लो कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, x एक्सिस वाले पार्ट को अलग करके x एक्सिस के लॉन्ग एनालिसिस किया, y एक्सिस वाले पार्ट को अलग करके y एक्सिस के लॉन्ग एनालिसिस किया, फिर दोनों को कंबाइन करके पोजीशन वेक्टर किया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, इस कर्व लाइन पे चल रहा है, और सपोज करो कभी वो पॉइंट ए पे है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप। तो x जो है वो उसका x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है ओरिजिन से, और y जो है वो उसका y एक्सिस के लॉन्ग ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड करके हम सोच रहे हैं x के लॉन्ग उसका डिस्टेंस ओरिजिन से x है और y के लॉन्ग y है, y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर होगी जो कि एक्चुअली में टेंजेंशियल होगी सरफेस के, हमने बात की है पाथ की टेंजेंशियल होगी, उसका भी एक x कंपोनेंट होगा और वो एक y कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। इसको लिखेंगे vx और इसको लिख रहा हूं vy। तो वेलोसिटी वेक्टर को हम लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप। वैसे ही जो एक्सेलरेशन होगा इसका उसको भी उसी तरीके से लिखेंगे ax i कैप प्लस ay j कैप, ठीक है। अब जो रिलेशंस वन डायमेंशनल मोशन में होते हैं वही रिलेशन यहां भी होते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है वन डायमेंशनल मोशन में, तो वेलोसिटी जो होती है वो dx/dt होती है और जो एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है, ठीक है। वही चीज यहां पे भी एप्लीकेबल है, x एक्सिस के लॉन्ग वही चीज एप्लीकेबल होगी और y एक्सिस के लॉन्ग भी। x एक्सिस के लॉन्ग होगा velocity along x will be dx/dt and acceleration along x is equals to dvx/dt, ठीक है। तो ये x एक्सिस के लॉन्ग बिल्कुल ऐसे ही हम ट्रीट करेंगे जैसे कि x एक्सिस के लॉन्ग वन डायमेंशनल मोशन है, और वैसा ही y के लॉन्ग, तो velocity along y axis will be dy/dt and acceleration along y axis will be dvy/dt। फिर जैसे यहाँ पे a को dv/dt तो लिखा ही है, उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं d is डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है अभी हमारे लिए, बट ऐसे भी लिखते हैं कई बार। उसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व लाइन पे चल रहा है तो उसके पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन का मतलब ये है, आप देखें कि जैसे टाइम चेंज होगा पोजीशन भी क्या हो रहा है चेंज, टाइम चेंज हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि हमें वेलोसिटी बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी बतानी है कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत सिंपल, हम क्या करेंगे, तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगी उसको हम लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। तो vx और vy मुझे निकालना पड़ेगा, कैसे, तो vx कैसे निकालूंगा dx/dt, सही है। तो यहां से vx आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 2t, ये x है, i के साथ जो है वो x है, तो ये जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2t।
तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक, वी वाई कैसे निकालेंगे? वी वाई विल बी डी वाई अपॉन डी टी, जैसा कि हमने यहां पे लिखा। तो हो जाएगा वाई ये वाई है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4t², तो यहां से हमारे पास आएगा 8t। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा वी एक्स आई कैप मतलब 2i कैप प्लस वी वाई जे कैप मतलब 8t जे कैप, समझ। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया, सिंपल। इसी में सेकंड पार्ट अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन था कि एक्सेलरेशन वेक्टर बताना है किसी भी टाइम टी पे एक्सेलरेशन वेक्टर, तो अब वो कैसे करेंगे? वही तरीका, ठीक। उसके लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन वेक्टर को मैं लिखूंगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। अब मुझे ए एक्स और ए वाई निकालना पड़ेगा। तो ए एक्स कैसे निकाल सकते हैं? ए एक्स को लिखेंगे डी वी एक्स अपॉन डी टी। तो देखें आप, वी एक्स तो आ चुका है 2, तो 2 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा? 0, क्योंकि 2 क्या है? कांस्टेंट। फिर ए वाई कैसे निकालेंगे? दैट विल बी डी वी वाई अपॉन डी टी। तो वी वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, वी वाई है 8t, तो ये जाएगा डी 8t, सॉरी 8t, हाँ डी टी, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू 0 आई कैप, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 8 जे कैप, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। ये सपोज मैं एक और पार्ट पूछता हूं आपसे कि आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल्स 2 सेकंड। तो कैसे करेंगे आप देखें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने निकाल रखा है। वेलोसिटी जो है वो है 2i कैप प्लस 8t जे कैप, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, तो t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ये 2i रह जाएगा और ये 16 जे कैप हो जाएगा, ठीक। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, दैट विल बी 2 स्क्वायर रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी आवर आंसर। समझ में आ रही है बात आपको? अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक खास तरीके का 2 डायमेंशनल मोशन है। जैसे टावर से किसी बॉल को हम छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है, हमने पढ़ा है ऐसा, ठीक है। ये कैसा मोशन है? ये 1 डायमेंशनल मोशन है। जब किसी बॉल को ऊपर फेंक देते हैं तो ये ऊपर जाता है और फिर उसी रास्ते से नीचे आता है, ये भी कैसा मोशन है? 1 डायमेंशनल, हमने पढ़ा है। तो इसमें आपने बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका तो वो ऊपर गया और फिर नीचे आया, जिस लाइन पे ये ऊपर जाता है उसी लाइन पे नीचे आता है, ठीक है। लेकिन इसी बॉल को अगर हम एंगल पे फेंक दें, एंगल पे जैसा कि इस केस में किया गया, तो बॉल इस तरीके से ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। तो ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। ये 1D मोशन हम पढ़ चुके हैं। इसमें बॉल को आदमी वर्टिकली ऊपर फेंकता है तो ऊपर जाती है, उसी लाइन पे नीचे आती है। लेकिन अगर आदमी एंगल पे फेंक दे तो बॉल ऊपर जाएगी और इस तरीके से नीचे आएगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसे मोशंस के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस के बहुत एग्जांपल होते हैं। जैसे कोई फुटबॉलर है, उसने फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल ऐसे जाके इस तरह से ग्राउंड पे आती है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में एंगल पे फेंका गया है, हवा में एंगल पे फेंका गया है, तो वो इस तरह का पाथ फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट हवा में इस तरह से मूव कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? नीचे की तरफ होता है उसका एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू g होती है। वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी एप्लीकेबल है। इसमें भी जब ये ऑब्जेक्ट हवा में मूव कर रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, उसका वैल्यू होता है g। सो दिस इज इंटरेस्टिंग कि चाहे बॉल को सीधे ऊपर फेंका गया हो या एंगल पे ऊपर फेंका गया हो, दोनों केस में बॉल का जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है और उसकी वैल्यू g होती है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड्स एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सोचो कि x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओरिजिन से एक बॉल को फेंका गया इस तरीके से, सही है। ओरिजिन से एक बॉल को फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि हम x एक्सिस के लॉन्ग अलग एनालाइज करते हैं मोशन को और y एक्सिस के लॉन्ग अलग, ठीक। तो ये जो वेलोसिटी है इसका हम एक x कंपोनेंट ले सकते हैं और एक y कंपोनेंट ले सकते हैं। तो ये जो x कंपोनेंट है वो कितना होगा? दिस विल बी u cos थीटा। cos थीटा क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा है। मैंने आपको बताया था कंपोनेंट करते टाइम वेक्टर्स में कि एंगल के बगल वाला जो कंपोनेंट होता है दैट इज cos थीटा, और ये दूसरा वाला कितना होगा? u sin थीटा, ठीक। अब हम x और y एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग बात करना चाहें तो x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस हम लिखेंगे u cos थीटा और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग लिखेंगे हम u sin थीटा। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। जैसा हमने पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है और उसकी वैल्यू 9.8 होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, ठीक। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है मतलब y एक्सिस के लॉन्ग है, इसका कोई x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0 एंड एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज -10 या फिर -g, ठीक। माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है मतलब नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब हम देखिए x एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट की इमेज का x एक्सिस के लॉन्ग,
उसमें आप देखो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज अगर मैं फोटो डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा? एक्सेलरेशन जीरो है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो उसका फोटो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ऐसे। क्यों ऐसे? फोटो डायग्राम के बारे में मैं आपको पहले बता रखा है वन डायमेंशनल मोशन में। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगा, हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो इस तरह से फोटो डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग आते हैं। अब देखो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहां भी आप देख सकते थे कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। यहां पे कैसा फोटो डायग्राम बनता है? तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, उसकी स्पीड कम होती है, कम होती है, कम होते होते जीरो होती है और फिर वो यू टर्न लेके नीचे आएगा। ऐसा मैंने आपको बताया कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं तो ऑब्जेक्ट चलता है, चलता चलता है, उसकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो होती है, फिर वो यू टर्न लेके नीचे आता है। तो इसका जो फोटो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड कम होती है, जा रही है, पहले एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, इस तरीके से फाइनली वो टॉप पे पहुंच जाएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर वो नीचे आएगा और जब नीचे आता है तो स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है। ऐसा हम देख चुके हैं पहले। तो नीचे आएगा तो इसका फोटो डायग्राम ऐसा बनेगा। तो जब नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसका फोटो डायग्राम हमने बना लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसका हमने फोटो डायग्राम बना लिया। तो अब देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन, सही। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हुआ? वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन है। लेकिन अब देखें ये जो मोशन है ये हम पहले देख चुके हैं। जब किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं, जब किसी बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो भी तो ये होता है, वो ऊपर जाता है, उसकी स्पीड कम होती है तो जीरो होती है, फिर वो नीचे आता है। तो वाई एक्सिस पे जो मोशन हो रहा है वो उसी तरीके का है। तो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन एज इफ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है। तो बॉल को सीधा ऊपर जो फेंकते हैं तो जैसा फोटो डायग्राम बनता है वैसे फोटो डायग्राम यहां पे बना है। तो यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन वो यूनिफॉर्म आया और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है वो वैसा ही आया जैसा कि एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंकने पे आता है। अब देखो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने एनालिसिस कर लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने एनालिसिस कर लिया। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मोशन पता चलेगा। तो अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, ध्यान देना, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, वाई के लॉन्ग यहां है। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कहां होगा? ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहां होगा। फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां आई और वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां आई, तो फिर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहां होगा? यहां होगा। फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, ध्यान दें इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है, यानी ऑब्जेक्ट यहां है। फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज यहां है और वाई के लॉन्ग यहां नीचे, यानी फिर ऑब्जेक्ट यहां पे होगा। अब इसके बाद क्या होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग इमेज आगे बढ़ रही है लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग इमेज नीचे बढ़ रही है। तो अब जब ये इमेज यहां पहुंचेगी, यहां, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली, तो वाई एक्सिस वाली यहां पे होगी, ठीक है। तो यानी एक्चुअली में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे होगा, इस तरीके से। फिर जब इमेज यहां पहुंचेगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग और नीचे आ गई, तो हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे होगा, यहां पे ऐसे कुछ, ठीक है। फिर हम चाहे तो और आगे भी बना सकते हैं। एक्स एक्सिस की लॉन्ग इमेज मान लो यहां जाती है, फिर यहां जाती है, तो जब एक्स एक्सिस की लॉन्ग इमेज यहां आती है तो वाई एक्सिस की लॉन्ग इमेज यहां आती है, तो देखो आगे नहीं बनाना, मैं आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा मिल रहा है हमें। ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो कुछ इस तरीके का मिल रहा है, ऐसा कुछ, सही है ना? ऐसा ही तो पाथ होता है, जब किसी बॉल को एंगल पे फेंकते हैं तो इसी तरीके का पाथ तो आता है, ये हमने डे टू डे लाइफ में देखा है, वैसा यहां पर भी आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल सही है। तो आपने देखा हमने बेसिकली क्या किया कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्स एक्सिस के लॉन्ग एनालाइज किया, वाई के लॉन्ग एनालाइज किया, फिर कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल में वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे आप देखो ये एक बाइकर है जो यहां से ऐसे एंगल पे कूदता है, ठीक है, बाइकर। तो आप देखो इस तरीके से वो उसका फोटो डायग्राम बनता है, इस तरीके से वो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरीके से जाता है। कुछ देर बाद यहां से यहां आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां आता है, सो ऑन। वैसा ही कुछ पाथ हमने भी ऑप्टेन किया, ठीक है। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जांपल है। ये एग्जांपल देखें छोटा सा, एक फुटबॉल को किक मारा जाता है ग्राउंड से तो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है। तो ऐसा दिया हुआ है कि इस फुटबॉल को जब किक मारा गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी और उसको थीटा एंगल पे किक मारा गया था, फिर थीटा इज 37 डिग्री, ठीक है।
हमें क्या बताना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 1 सेकंड एंड वेलोसिटी एट 1 सेकंड। यानी इसको किक मारा गया है, 1 सेकंड बाद इसकी पोजीशन बतानी है और इसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, क्या करेंगे आप, तो बहुत ही सिंपल है। 1 सेकंड बाद वो कहीं आगे चला गया होगा से यहाँ पे, ठीक है, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ऐसे टेंजेंशियल टू द पाथ। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग एनालिसिस करेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, कंपोनेंट करने मैंने आपको सिखाया था, नहीं याद है तो आप वेक्टर वाले चैप्टर में जाके फिर से देखें। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा इसका, दैट विल बी u cos थीटा, सो दैट विल बी 20 cos 37 डिग्री, दैट विल बी 20 into 4/5, दैट विल बी 16। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है इसकी वो आएगी 20 sin 37 डिग्री, दैट इज 20 into 3/5, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इस बॉल का एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में पता है वो वर्टिकली नीचे की तरफ होगा, यानी x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज 0 एंड y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन विल बी -10। सही बात है। अब किस टाइम पे पोजीशन पूछा गया है, तो वो 1 सेकंड, तो t की वैल्यू 1 सेकंड। अब देखो, अब इसका जो पोजीशन है वो निकालना है, तो अब x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखो और y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखो। तो हम x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे s = ut + ½ at²। ठीक है, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हम 1 डायमेंशनल मोशन में यूज करते थे। u कितना है 16, t इज 1, एक्सीलरेशन वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन तो है ही नहीं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये आ जाएगा 16 मीटर। वैसे y एक्सिस के लॉन्ग ये इक्वेशन अगर हम लगाएंगे s = ut + ½ at², तो इनिशियल वेलोसिटी इज 12, टाइम इज 1 प्लस हाफ एक्सीलरेशन इज -10 t², दैट इज 1, तो जाएगा 12 - 5, सो दैट विल बी 7 मीटर, 7 मीटर। इसका मतलब इसका x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है 16, y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है 7। इसका मतलब है कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है दिस इज 16 मीटर्स, और ये जो दूरी है y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दैट इज 7 मीटर। ठीक है, तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, तो हम बोल सकता हूं मैं कि फाइनल पोजीशन वेक्टर जो होगा दैट इज 16 i कैप + 7 j कैप, ऐसे कुछ। ठीक है, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी भी इसी तरीके से निकालेंगे। इस वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट होगा और एक वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो x और y कंपोनेंट हमें निकालने पड़ेंगे। तो वो निकालने के लिए पहले ये पोजीशन की कैलकुलेशन में इरेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। अब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे u + at। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 16, एक्सीलरेशन इज 0, तो वो तो 16 मीटर ही रहेगा। ठीक है, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे u + at once again, u is 12, acceleration is -10, t is 1, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ये भी 16 मीटर पर सेकंड। इसका x कंपोनेंट वेलोसिटी 16 हो गया और y कंपोनेंट वेलोसिटी 2 हो गया। तो अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी v निकालना चाहे तो वो आ जाएगा √16² + 2² जो कि निकाल सकता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा कि प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारी यही फिलॉसफी रहेगी हमेशा कि x कंपोनेंट वाली चीज अलग निकाल लो, y वाली अलग निकाल लो, फिर दोनों को मर्ज कर दो। एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल, तो जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके एक्सीलरेशन और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेंगे जो आगे हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इस पाथ पे प्रोजेक्टाइल पे मूव कर रहा है तो उसके अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है सपोज, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होता है नीचे की तरफ g। जब ऑब्जेक्ट थोड़ा और ऊपर चला गया होता है तब भी उसका एक्सीलरेशन कितना होता है नीचे की तरफ g। जब ऑब्जेक्ट टॉप पे होता है तब उसका एक्सीलरेशन कितना होता है तब भी नीचे की तरफ g। जब वो नीचे आ रहा होता है तब उसका एक्सीलरेशन क्या होता है तब भी नीचे की तरफ g। जब और नीचे आ गया होता है तब भी उसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ g। तो जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो हर टाइम उसका एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड g है और वो एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है। अब अगर वेलोसिटी की बात करें तो सपोज कभी करो कि प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट कभी यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी हम बोलेंगे टेंजेंशियल है, सही बात है। तो उस वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा, सही बात है। तो ये जो टोटल वेलोसिटी है क्लियरली उसको हम लिख सकते हैं √vx² + vy², ये लिख सकते हैं, सही है। और ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना रही है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दें आप वेक्टर्स का यूज करें, tan थीटा दिस डिस्टेंस दिस डिवाइड बाय दिस, तो tan थीटा विल बी vy डिवाइड बाय vx। बेसिकली हमने क्या किया है कि ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने ज्योमेट्री लगाई है। ये एंगल का जो tan होगा, tan ऑफ दिस एंगल विद दिस डिवाइड बाय दिस, ये जो है ये vy है
और ये vx, vy by vx। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका बहुत यूज आने वाला है, बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, तो उसके एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे जब उसको लॉन्च करते हैं तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा है, ठीक। फिर जब वो थोड़ा आगे जाता है तब भी एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा ही होती है। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। हमने देखा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है। जब ये और ऊपर जाएगा, बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा, तब भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी। थोड़ा नीचे आया तब भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही है, और नीचे आया तब भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सही। अब y कॉम्पोनेंट की बात करते हैं। y कॉम्पोनेंट के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है तो y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी डिक्रीज होती है। शुरू में y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, फिर जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होती है, फिर और ऊपर जाता है तो y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी और डिक्रीज होती है। बिल्कुल टॉप पे y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी नीचे की तरफ आती है। जितना नीचे आता है y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाती है, जितना नीचे आता है y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाती है, सही। तो x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसलिए y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक। इसमें एक बात आप ध्यान रखें कि ये जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट, वहां पे y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है, y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एट टॉप y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि टॉप पे क्या टोटल वेलोसिटी 0 है, तो टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट वाली वेलोसिटी तो है ना, एक्स कॉम्पोनेंट वाली वेलोसिटी है, इसलिए टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होगी टॉप पे। इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। नाउ एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं। देखो लास्ट पॉइंट, एक ही हाइट पे प्रोजेक्टाइल 2 बार होती है, एक बार ऊपर जाते टाइम और एक बार नीचे आते टाइम, सही है। तो ऐसा होता है कि दोनों टाइम पे स्पीड जो है वो सेम होती है, जब ऊपर जा रही है तब भी और जब नीचे आ रही है तब भी सेम स्पीड होती है। और उतना ही नहीं, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, मान लो ये थीटा 1, और ये नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा 2, तो ये दोनों एंगल जो है वो भी सेम होते हैं, थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होते हैं, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब प्रोजेक्टाइल एक ही हाइट पे 2 बार आता है तो उसकी स्पीड सेम होती है, और हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो एंगल बनाता है वो भी सेम होता है। हम लिख सकते हैं स्पीड एट सेम हाइट is same, speed at same height is same, angle with horizontal is also same, and angle with horizontal is also same। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बताएं आप, बिल्कुल ही सिंपल सा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी 20 एट एन एंगल ऑफ 37। तो हमें बताना है कि जब ये हिट करेगा ग्राउंड को तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, कितनी वेलोसिटी के साथ ये हिट करेगा और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल शुरू में जब लॉन्च किया गया प्रोजेक्टाइल को और जब ये ग्राउंड पे गिरता है, दोनों टाइम पे वो सेम हाइट पे, दोनों टाइम पे वो सेम हाइट पे, पहले भी हाइट 0 है और अभी भी हाइट 0 है। इसका मतलब दोनों जगह पे स्पीड सेम होगी, मतलब यहाँ पे भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगी और दोनों जगह पे एंगल भी सेम बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ 37 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 37 डिग्री ही बनेगा, दैट्स इट, सिंपल। तो ये जो पॉइंट हमने अभी पढ़ा था उसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। छोटा सा क्वेश्चन देखें आप, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे आपका। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट सम टाइम इक्वल्स टू दिस, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी दी हुई है, किसी टाइम पे वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो हमें ये सारे क्वेश्चंस रिप्लाई करने हैं, सारे क्वेश्चंस एक एक करके, यस और नो में। देखो पहला क्या है, ध्यान से देखें, बहुत सिंपल ही है। हैज द प्रोजेक्टाइल पास्ड मैक्सिमम हाइट, क्या प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट क्रॉस कर चुका है। सो आप देखें कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 2i - 3j, तो इसका y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी नेगेटिव है। y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी नेगेटिव, इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा, x कॉम्पोनेंट वेलोसिटी उसका 2 है और y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी उसका -3 मतलब नीचे की तरफ, मतलब नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे, ठीक। तो पूछा गया है कि हैज द प्रोजेक्टाइल पास्ड मैक्सिमम हाइट, यस, तो नीचे आ रहा है तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर चुका है, तो इसका आंसर हो गया यस, सिंपल। समझ लो अपनी बात। कैसे पता चला हमें, इस नेगेटिव साइन से। नेगेटिव साइन का मतलब है कि y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ। सेकंड पार्ट देखें, इज स्पीड डिक्रीजिंग, क्या स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो आप देखें जो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, एक्स कॉम्पोनेंट वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो चेंज होता ही नहीं है, हमने देखा है।
और y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी चेंज होता है। तो अभी बॉल नीचे आ रही है, तो नीचे आते टाइम y कॉम्पोनेंट वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ये मैंने चार्ट में ग्राफ में बनाया था कुछ देर पहले। तो x कॉम्पोनेंट वेलोसिटी x कॉम्पोनेंट जो है वो कांस्टेंट है और y कॉम्पोनेंट बढ़ रहा है। तो नेट जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज इज स्पीड डिक्रीजिंग? नो। इज स्पीड डिक्रीजिंग? नो, क्योंकि स्पीड एक्चुअली इंक्रीज कर रही हो। व्हाट वाज वेलोसिटी व्हेन इट वाज सेम हाइट बिफोर? व्हाट वाज वेलोसिटी व्हेन इट वाज एट सेम हाइट बिफोर? तो बोला जा रहा है यही बॉल जो है वो पहले कभी इतनी हाइट पे एक बार और थी, इतनी हाइट पे एक बार और थी। यहां पे स्पीड या यहां पे वेलोसिटी कितनी थी? तो हमने पढ़ा है कि सेम हाइट पे क्या होता है कि स्पीड सेम होती है। ठीक है, तो जो स्पीड यहां पे रही होगी वो यहां पे भी रही होगी। एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी सेम रहा होगा क्योंकि वो तो चेंज होता ही नहीं है। यहां पे वाई कॉम्पोनेंट वेलोसिटी नीचे की तरफ थी था और यहां वाई कॉम्पोनेंट वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, इतना कुछ। सही है। एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया, इज ए इंक्रीजिंग? तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते टाइम एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है? क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है? नहीं। हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है पूरे मोशन में नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो इज एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग? तो आंसर विल बी नो। फिर नेक्स्ट, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे, तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो हमने पता कि मैक्सिमम हाइट पे जो है सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट होता है वेलोसिटी का। मैक्सिमम हाइट पे वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो जाता है, वाई कॉम्पोनेंट। टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, ध्यान दें आप, टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट जीरो होता है। तो वाई कॉम्पोनेंट होगा, सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट होगा। और एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा? 2, क्योंकि वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 2i कैप। दैट विल बी आवर आंसर। समझ गए होंगे आप?